बच्चों, क्लास 12 की हिस्ट्री की बुक के सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर का ये 7वां लेक्चर है। छोटा सा लेक्चर है। इसमें मैं बात करूंगा राज धर्म के नवीन सिद्धांतों की। इसके तहत दक्षिण के राजा और सरदार और सरदारी और सेना के लिए हाथी पकड़ना, इन हेडिंग्स पर थोड़ी सी बातचीत करूंगा, थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। तो राज धर्म के नवीन सिद्धांत, इस टॉपिक को पढ़कर आप जानेंगे कि चोल, चेर और पांड्य वंशों का उदय हुआ, इन सरदारियों का उदय हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और साथ साथ केरल के कुछ हिस्सों में। ये बहुत ही समृद्ध और स्थायी थे, चोल, चेर और पांड्य, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चले। इन्हें सरदारी भी कहते हैं और वंश भी कहते हैं। सरदार और सरदारी क्या होता है ये जान लीजिए। सरदार जो है वो एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद जो है वो ख़ानदानी भी होता है, यानी कि वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो, यानी कि सरदार के जो फॉलोअर्स होते हैं वो उसके ख़ानदान के लोग होते हैं। और सरदार के इस पद को, पद तो नहीं कह सकते बल्कि कहना चाहिए कि इस पोजीशन को सरदारी कहा जाता है, बल्कि कहा जाता था, ऐसा कहना चाहिए। और सरदार के काम क्या थे? देखिए, सरदार का काम था स्पेशल अनुष्ठान वगैरह करवाना, जंगों के समय नेतृत्व करना यानी लीड करना, और अगर कोई झगड़ा हो जाए, कोई विवाद हो जाए, झमेला हो जाए तो उसमें मध्यस्थता करना। तो ये मुख्य काम थे। इसके अलावा वो जो था सरदार जो था वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स थे उसके, यानी कि उसके अंडर में जो लोग थे उनसे गिफ्ट लेता था। यहाँ ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि राजा गिफ्ट नहीं लेता था, राजा टैक्स लेता था, लेकिन सरदार गिफ्ट लेते थे और ये गिफ्ट लेकर अपने फॉलोअर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते थे। सब कुछ अपने पास नहीं रखते थे, बांट भी देते थे। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि सरदारी में आमतौर पर कोई भी परमानेंट आर्मी नहीं होती थी, ना ही कोई परमानेंट ऑफिसर होता था। अच्छा, इसके आगे आप जानेंगे कि हमें इन राज्यों के बारे में, इन सरदारियों के बारे में, इन वंशों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। मतलब चोल, चेर और पांड्य के बारे में हमें कहाँ से मालूम होता है। देखिए, आमतौर पर तो पुराने तमिल ग्रंथों से हमें ये मालूम होता है। उन ग्रंथों में जो कविताएं दी गई हैं उनसे पता चलता है कि सरदार और सरदारी का अस्तित्व था और किस तरह से क्या करते थे वो। इसके अलावा उन तमिल कविताओं से यह भी मालूम होता है कि सरदार जो थे वो अपने फाइनेंशियल सोर्सेज कहाँ से कलेक्ट करते थे और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते थे। मतलब वो पैसा कहाँ से आता था, उनके पास पैसा या धन संपदा जो भी है वो कहाँ से आता था और किस तरह से वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ये सारी बातें हमें तमिल कविताओं से पता चलती हैं। उन्हीं कविताओं के अध्ययन से मालूम हुआ कि सरदार जो थे, बहुत सारे सरदार और बहुत सारे राजा ऐसे थे जो लंबी दूरी के बिजनेस से पैसा जमा करते थे, राजस्व जुटाते थे। इनमें मध्य और पश्चिम भारत के इलाकों पर हुकूमत करने वाले सातवाहन और पश्चिमोत्तर और पश्चिम में हुकूमत करने वाले शक लोगों का जिक्र खास तौर से करना चाहिए। सातवाहन कौन थे और शक कौन थे? देखिए, सातवाहन वो शासक थे जो मध्य और मध्य पश्चिम भारत में राज्य करते थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा लंबे समय तक राज्य नहीं किया, बल्कि इन्होंने 2nd सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी AD तक राज्य किया। और जो शक थे वो मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशियाई मूल के थे शक, जिन्हें आप इंग्लिश में शकाज कहते हैं। शक शासक, शक बादशाह, शक राजा। यहाँ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इन दोनों के बारे में, यानी सातवाहन के बारे में और शक के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन फिर भी कुछ सोर्सेज से, कुछ स्रोतों से मालूमात हो जाती है और हमें पता चलता है कि सातवाहन शासक जो थे, सातवाहन राजा जो थे, वो जब एक बार सत्ता में आ गए तो उन्होंने अपने आप को काफ़ी महिमा मंडित किया और अपना जो सामाजिक अस्तित्व था वो बहुत हाई बताया, उच्च श्रेणी का, उच्च कुल का बताया अपने आप को। ये सब बातें आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। फिलहाल हम बात करते हैं सेना के लिए हाथी पकड़ने की। अर्थशास्त्र जो किताब है जिसके बारे में आप पहले सुन चुके हैं, उसको पढ़ने से मालूम होता है कि सैनिक और प्रशासनिक संगठन किस तरह से होता था। काफ़ी तफसील से, काफ़ी विस्तार से जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र को पढ़ने से। उससे पता चलता है कि हाथी वन होते थे और उनका एक संरक्षक होता था। मतलब एक एक वन का या कुछ वनों का एक केयरटेकर अपॉइंट किया जाता था और उसका काम क्या था? उसका काम यह था कि कुछ तरह के लोगों को जमा करता था पहले तो वो। अब कौन सी तरह के लोग होते थे? वो होते थे नंबर 1 हाथी पालने वाले, नंबर 2 हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले, नंबर 3 सीमाओं की रक्षा करने वाले, नंबर 4 वनवासी और नंबर 5 महावत। महावत मतलब हाथी को हाँकने वाले, चलाने वाले। तो इस तरह के लोगों के साथ मिलकर जो
हाथी वन का संरक्षक होता था, केयर टेकर होता था एलिफेंट फॉरेस्ट का, वो ये करता था कि 5 या 7 हथनियों की सहायता लेता था और फिर जंगली हाथियों की जो विष्ठा है, जो उनकी पॉटी कह सकते हैं आप, मलमूत्र कह सकते हैं, उसको पहचानते हुए उनको पकड़ने के लिए जाते थे। मतलब हाथी जब जाते थे तो वो जाहिर है कि अपनी नेचुरल इस क्रिया को करते थे रास्ते में, तो वो उस पड़े हुए मलमूत्र को पहचानते हुए आगे बढ़ते थे और इस तरह से हाथियों तक पहुंचकर हाथी पकड़ते थे। और हाथी पकड़ना बड़ा ज़रूरी था क्योंकि सेना में हाथियों का बड़ा रोल होता था, घोड़ों का, हाथियों का। तो इस तरह से हाथी पकड़ने के लिए एक तरीक़ा उसमें बताया गया है, एक डिटेल मिलती है कि किस तरह से हाथियों को पकड़ा जाता था। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिए कि यूनानी किताबों के द्वारा हमें पता चलता है कि मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार सैनिक थे और 9,000 हाथी थे। लेकिन यहाँ आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो कहते हैं कि इतने होना पॉसिबल नहीं, इतने सैनिक होना मुमकिन नहीं है। मतलब वो यकीन नहीं करते हैं कि 6 लाख पैदल सैनिक होंगे, 30,000 घुड़सवार होंगे और 9,000 हाथी होंगे। खैर जो भी हो, विवरण तो हमें यही मिलता है। तो इस छोटे से लेक्चर में इतनी ही बात थी। इसके बाद हम बात करेंगे दैविक राजा की अगले लेक्चर में। सलाम हिंदुस्तान।